गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम आज की क्लास में क्या है, आज का हमारा जो इंटरनेट चल रहा था, इंटरनेट टॉपिक, उसका लेक्चर 2 होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में www तक पढ़ा हुआ था कि www क्या है और उसके और इंटरनेट के बीच के डिफरेंसेस हमने देखे हुए थे। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, इसके जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है ना, टर्म्स है इंटरनेट के, वो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसे आईएसपी क्या होता है, कई बार नाम आता है आईएसपी। आईएसपी है क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ना। अब आप जो इंटरनेट यूज करते हो ना अपने मोबाइल फोन से, आप अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी भी डिवाइस का यूज करके जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, वो इंटरनेट प्रोवाइड कौन करता है? किसके माध्यम से आप यूज कर रहे हो? जिस कंपनी के माध्यम से आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो उसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। यहाँ पे वो कंपनीज कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा। तो एन आईएसपी इज अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स यूजर्स एक्सेस टू द इंटरनेट। ये वो कंपनीज हैं जो क्या करते हैं, यूजर्स को इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। विदाउट एन आईएसपी, किसी आईएसपी के बिना, अ यूजर कैन नॉट कनेक्ट टू द ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क। आप अगर कोई आईएसपी ना हो तो आप ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम नेटवर्क से नहीं जुड़ सकते हो। जैसे आपको क्या चाहिए, आपको अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ने के लिए क्या ब्लूटूथ की जरूरत होती है, वाईफाई की जरूरत होती है, एक टेक्नोलॉजी की जरूरत है कि नहीं है? ये सब टेक्नोलॉजी है जिनके माध्यम माध्यम से हम क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे ग्लोबली जब हमें किसी से जुड़ना होता है, किसी डिवाइस से जुड़ना होता है, तो उसके लिए हमें जीएसएम नेटवर्क की जरूरत पड़ती है जो आपके मोबाइल में आता है। तो वो जो जीएसएम नेटवर्क है ना, उस नेटवर्क को प्रोवाइड कौन करता है? वो आपके मोबाइल में डायरेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए आपके पास जो डिवाइसेस है वो कैसे कनेक्ट करेंगी? तो जीएसएम के लिए हमारे पास होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये हमें जीएसएम नेटवर्क के माध्यम से दूर के लोगों के साथ, दूर के डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और उसके बदले में ये हमसे चार्जेस लेते हैं। तो जो आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो ना, वो इसलिए नहीं कराते हो कि आप मोबाइल आपके पास है उनका या सिम उनका आपके पास है, इसलिए कराते हो कि आप यहां से बैठे बैठे कहीं किसी और की डिवाइस से कनेक्ट कर पाओ। तो वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जीएसएम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में बैठते हो या, तो वहां पे क्या होता है कि आपके यहाँ पहली बार इंटरनेट की सर्विस कब आई थी आपके इंडिया में, पूछ लिया जाता है। तो कब आया था? 15 अगस्त 1995 में आया था। पहली बार कौन लेकर आया था? वीएसएनएल। बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा लाया गया था। सम आईएसपीज इन इंडिया आर गिवन, और यहाँ पे कुछ और आईएसपीज हैं जो कि इंडिया में है, उनके बारे में हम बताए हुए हैं। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट आईएसपीज है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी स्टार्टिंग टाइम में। तो ये इनका गोल्डन टाइम था। उस समय पे प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट प्लेयर्स जो थे वो नहीं थे मार्केट में, तो ये इनका गोल्डन टाइम था। और समय के साथ भी जब प्राइवेट प्लेयर्स आए भी, तो भी इनका गोल्डन टाइम था, कोई इनके सामने टिक नहीं पा रहा था। ये तो धीरे धीरे सरकारी जो बाबू हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनकी आलस और उनकी निहायती बेवकूफी भरी जो बिहेवियर है लोगों के साथ, जिसमें लोगों की लाइन लगाना, आज भी देखते ही हो एसबीआई वगैरह में, एसबीआई में आज भी लोग, बहुत सारे लोग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। इनफैक्ट सबके अकाउंट हैं भी, बहुत सारे लोगों के। लेकिन जिनके अकाउंट एसबीआई में नहीं है, उसका रीजन जानते हो? उसका रीजन सिर्फ इतना है कि एसबीआई में अगर तुम एक काउंटर पे जाओगे तो भगा देगा दूसरे काउंटर पे, दूसरा काउंटर बोलेगा 5वें पे जाओ, 5वें वाला बोलेगा फिर पहले पे जाओ, फिर पहला वाला बोलेगा अच्छा दूसरे पे नहीं हुआ था, तीसरे पे जाओ। मतलब इस तरीके की जो घुमाने की आदत पड़ गई है ना इन गवर्नमेंट वालों की, यही आदत कहाँ थी? इसमें बीएसएनएल में हो गया। इन सब की भी धीरे धीरे यही आदत खराब होने लगी, लोगों की लंबी लाइनें लगने लगी। लोगों को सिम खरीदने के लिए 10-10 दिन पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, जैसे डॉक्टर का लेना पड़ता, ऐसे बुकिंग करना पड़ता तब जाके सिम मिलता था। धीरे धीरे मतलब इतना ज्यादा इन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। उस समय पे प्राइवेट प्लेयर्स आए मार्केट में और उन्होंने
अचीव एक अपने लिए मतलब बहुत अच्छा वो ले आए। क्या ले आए कि वहां पे उनके नेटवर्क भी बहुत अच्छे हो गए, सिम कार्ड तो फ्री में और आसानी से अवेलेबल होने लगे। सिम कार्ड आसानी से अवेलेबल होने लगे, नेटवर्क भी काफी अच्छा मिल गया, तो थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा भी था तो लोग चले गए। लोगों को सुविधा चाहिए, सर्विसेज दो, सुविधा दो। और यहाँ पे क्या था, यहाँ सुविधा का तो कुछ ही नहीं था, नामो निशान नहीं था। इस चक्कर में ये जो हमारा सबसे पहला बीएसएनएल था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, फिर हम जो अंदर अपने देश के अंदर जो यूज कर रहे थे वो बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। और जो बड़े बड़े शहर है जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे कोलकाता हो गया, ये सब महानगर में आते हैं, तो जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के नाम से ये तीनों हमारे यहाँ चलती थी, तीनों हमारी गवर्नमेंट संस्था। ठीक है, ठीक है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से हमारे गवर्नमेंट थे, लेकिन धीरे धीरे वही बताया ना कि जो प्रॉब्लम्स थे उनके कारण ये डूबते चले गए। प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन टू होम्स एंड ऑफिसेस, ये क्या करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन होम और घरों के लिए और ऑफिसेस के लिए प्रोवाइड करते हैं। किसकी बात हो रही है, आईएसपीज की बात हो रही है। असाइंस आईपी एड्रेसेस टू कनेक्ट डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस, इतना आप समझना कि आपकी जो भी डिवाइसेस इंटरनेट की दुनिया में कनेक्ट होती हैं, जो भी डिवाइसेस आपकी इंटरनेट की दुनिया में कनेक्ट होती हैं, कम्युनिकेट कर पाती हैं, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उन्हें आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। हर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ता है उसे आईपी एड्रेस की जरूरत होती है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कल के क्लास में बताया था कि आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट का जब प्रोटोकॉल ही आपके पास डिवाइस पे नहीं होगा, आपके डिवाइस में नहीं होगा, तो इंटरनेट से जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ तो होता है। बात समझ में आ गया ना। और ये कौन प्रोवाइड करता है, ये इन्हीं आईएसपीज के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। ये अलग अलग नंबर होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, आईपी एड्रेस के बारे में। ऑफर सर्विसेज लाइक वेब होस्टिंग, ईमेल होस्टिंग एंड ब्रॉडबैंड। यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं, वेब होस्टिंग मिल रही थी हमको, वेब के माध्यम से चीजों को सर्च कर पाना, देख पाना, यूज कर पाना, ठीक है ना, कंटेंट्स मिलना वेब के माध्यम से। ईमेल होस्टिंग मिल रही थी, ईमेल का यूज कर पा रहे हैं हम लोग अपना। एंड ब्रॉडबैंड, ये सर्विसेज हमको यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है। मेंटेन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डेटा ट्रैफिक, ये क्या करते हैं, ये जब हमें ये नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं तो इस नेटवर्क के बीच में अगर हमें जैसे ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक का मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि नेट स्लो चलना, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें। और इसका जो मतलब सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को यही मैनेज करते हैं, ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्शन है, वो सेफ और सिक्योर रहे और उसमें ट्रैफिकिंग ना हो, ठीक है ना, ट्रैफिक ना हो। एग्जाम्पल जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, एसीटी, हाथवे, वोडाफोन आइडिया, ये सब अलग अलग, वोडाफोन आइडिया अलग अलग था, अभी एक हो गया। यूनिनार वगैरह का तो नाम ही नहीं दिया है, जो बाद में टेलीनार बन गया था, अभी खत्म हो गया। इतनी सारी कंपनीज थी ना, इतनी सारी कंपनीज थी हमारे यहाँ इसके लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कि कंपटीशन चलता था, बहुत ज्यादा हाई प्राइसिंग नहीं होने पाती थी। और धीरे धीरे जैसे ये जियो आया, जियो के पहले ये सब थे, जियो आने के बाद केवल ये बचा है, इन सब में केवल ये बचा है, और ये बेचारे तो कंबाइंड हो गए, ये बेचारे मिलकर अब किसी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। और ये तो पहले से मरा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, लेकिन मरा पड़ा हुआ है बेचारा। जबकि ये वो बीएसएनएल, ये वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था जहां किसी के पास दम नहीं होता था, जो जहां ना जियो जा सकता है, ना एयरटेल, ना वोडाफोन, ना आइडिया, ना यूनिनॉर, जहां कोई नहीं जा सकता था, वहां ये था बीएसएनएल। कोई भी पहाड़ी एरिया, जो बड़े से बड़े पहाड़ी एरिया है ना, जहां किसी का नेटवर्क आता भी नहीं है, वहां अच्छा कम्युनिकेशन करवाता था बीएसएनएल। वहां पे अच्छी बात होती थी बीएसएनएल से, अच्छा नेट चलता था बीएसएनएल का। लेकिन इसकी धीरे धीरे फंडिंग जीरो होती चली गई। क्यों? क्योंकि वो सरकारी बाबू पास ही नहीं करवा पा रहे हैं। ना तो जो बीएसएनएल के लिए पैसा ऐसा नहीं गवर्नमेंट का नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पैसा आया, ना तो उस पैसे का इसमें लगाया गया, इन्वेस्ट किया गया। खाने वाले बीच में बहुत थे, ठीक है, तो पैसा खाने वाले बहुत थे, खा गए, और जो खाने के बाद भी काम करने की बात करो तो कुर्सी बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं। और जो इसके चेयरमैन हैं, बीएसएनएल के चेयरमैन, उनका रौब तो देखो, अभी आए थे एक जगह पे, तो उनके पीछे इतने बॉडीगार्ड थे, ऐसे कमांडोज लगे थे जैसे कि प्रधान, जैसे कोई पीएम आ रहा हो।
पीएम की तरह उनके पीछे क्या कमांडोज लगे हुए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए। अरे तुमको वैसे भी कौन मारेगा, मरा हुआ हो पहले से, ठीक है, मरे हुए को कौन मारता है। जो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जो देश के लिए नहीं कर पा रहा है, वो क्या खाक जिंदा है। तो ये सब इन लोगों के चक्कर में बीएसएनएल डूब गया। हालांकि बीएसएनएल में आज भी इतनी पावर है कि अगर वो सही तरीके से फंडिंग मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, बीएसएनएल आज भी इन सबको बैठा सकता है। बीएसएनएल में इतनी पावर है, सोच लो कि बीएसएनएल उस समय पे कितना पावरफुल रहा होगा, जिसके पास आज भी इतना पावर है कि जियो को 2 मिनट में नहीं चला सकता। अगर रियलिटी में बीएसएनएल को उस तरीके से चलाया जाए जैसे वो पहले चल रहा था, शुरुआती में था, शुरुआती फेज। क्योंकि बीएसएनएल का टावर आज भी हर जगह है, टावर नहीं उखाड़ लिए जाते। बीएसएनएल के टावर, बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी है। बस ये बेचारा 3G से 4G अपडेट होने में ही इतना समय ले लिया जितने में सब लोग 5G में पहुंच गए, ठीक है। तो इसका क्या आया, ये आया है 4G पे। यहाँ प्रॉब्लम यहाँ है, अगर इसको आज भी चलाया जाएगा तो ये वो जगह है जहां जहां पहाड़ी एरिया में, जहां आज भी जियो नेटवर्क नहीं देता, जहां आज भी एयरटेल नेटवर्क नहीं देता, वहां आज भी बीएसएनएल यूज किया जाता है, ये आप समझो। तो बीएसएनएल बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर था हमारा। आज के समय में किसी की बात करें तो जियो के कारण ये सब के सब खत्म हो गए। अभी और भी बहुत सारे थे, वो सब खत्म हो गए। एयरटेल उस समय का बहुत बड़ा मार्केट का प्लेयर था, एयरटेल भी डूबता गया जब से इसने फ्री वाला, 1 साल तो इसने फ्री कर दिया था, 1 साल के लिए सब कुछ फ्री कर दिया था, कॉलिंग, इंटरनेट, सब कुछ, सिम भी फ्री में लो, कॉलिंग भी लो, और अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड। उस टाइम पे, जिस टाइम पे 500 MB लेने के लिए लोगों को पता नहीं कितना पैसा खर्च करना पड़ता था। फेसबुक चलाते समय लोग वीडियो नहीं ऑन करते थे कि इंटरनेट खत्म हो जाएगा, वीडियो मत ऑन करो, केवल ऐसे स्क्रॉल करो। उस टाइम पे इसने इंटरनेट को अनलिमिटेड कर दिया। उस टाइम पे जिन लोगों ने, जो लोग कोई वीडियो देखते भी थे ना, तो उस वीडियो को कितने पे, 240 पे चलाते थे, 240p पे, ताकि इंटरनेट ना खत्म हो जाए, एकदम घटिया क्वालिटी में देख लेते थे। उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, लोगों ने 1080p पर चलाना शुरू कर दिया, वीडियो का मजा लेना शुरू कर दिया, क्या एकदम HD वीडियो देखेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एकदम फ्री था, वो भी 4G इंटरनेट, साल भर पूरा फ्री पाने के कारण। और किसी में, क्योंकि ये सब प्राइवेट प्लेयर्स थे बेचारे, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि फ्री दे पाए, इन्होंने एक लो कॉस्ट कर दिया, इन्होंने अपना कॉस्ट लो किया, फिर भी ये सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि ये फ्री था। लोगों की इसने कंडीशन रखा कि हर किसी के पास 4G मोबाइल होना चाहिए। लोगों ने अपने 3G मोबाइल फेंक कर, कबाड़ी को बेच कर क्या किया, 4G मोबाइल खरीदे, केवल इसके लिए 1 साल इंटरनेट सब लोगों ने फ्री में चलाया। किसी को नहीं पता था, पहले 6 महीने के लिए किया था, फिर और 6 महीने के लिए इसने बढ़ा दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की आदत लग गई, लगभग देखा जाए तो 90% लोग, या 80 से 90% लोगों के पास केवल जियो आ गया। उसमें से बहुतों के पास एयरटेल था, लेकिन बंद था, और बहुतों ने तो एयरटेल यूज करना ही बंद कर दिया था। एयरटेल, यूनिनॉर, टेलीनॉर, वोडाफोन, आइडिया, सबका यूज करना ही बंद कर दिया। टाटा डोकोमो चलता था उस समय पे, तो वो सब यूज करना ही बंद कर दिया। केवल किसी क्या रह गया, जियो। तब इसने धीरे धीरे अपना रिचार्ज प्लान लाया, तभी अपना रिचार्ज प्लान लेकर आया। कॉलिंग बंद, इंटरनेट स्लो चलने लगा, बंद करने लगा, तब लोग इसको रिचार्ज करने लगे। फिर धीरे धीरे इसने मार्केट में अपना गेम खेला, और आज जियो हर किसी के पास है। और बाकी, और इस 1 साल के ड्यूरेशन में टेलीनॉर जैसी कंपनियों का गला घोट दिया गया, उन्हें मार दिया गया, टाटा डोकोमो को मार दिया गया, हाथवे को, ACT को मार दिया गया, बीएसएनएल मर गया, ठीक है, वोडाफोन, आइडिया मर गए। ये दोनों बेचारे सरवाइव करने के लिए मार्केट में किसी तरीके से सरवाइव कर जाए, इसके लिए दोनों एक हो गए, मिल गए, मर्ज हो गया। आज VI कंपनी है, वोडाफोन नहीं है, आइडिया नहीं है, क्या VI है, वोडाफोन आइडिया का V और I दोनों मर्ज होके चल रहे हैं। बीएसएनएल क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थी तो मरी तो नहीं, लेकिन वो मरे से भी बदतर हालत में है करंट टाइम में। केवल पहाड़ी एरियाओं में चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। जो सिम खरीदता भी है देश प्रेम के चक्कर में, उसका इंटरनेट ही नहीं चलता, कॉलिंग ही नहीं होती, उसके बाद बेचारे को कन्वर्ट कराना पड़ता है किसी और में। हमारी सिम खुद बीएसएनएल की थी, उसको कन्वर्ट कराया है जियो में, मजबूरी थी, नहीं कराओगे चल ही नहीं रहा है कुछ। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर कौन था, एयरटेल भी था, तो एयरटेल सर्वाइव कर गया। एयरटेल धीरे धीरे अपने आप को उसमें मैनेज किया,
और आज वो फिलहाल तो फिर से जियो को टक्कर दे रहा है और हम बहुत खुश हैं इसके लिए कि एयरटेल बचा हुआ है जो जियो को टक्कर दिया। वीआई भी धीरे धीरे अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो है, हालांकि वीआई बहुत ज्यादा लोन में है, बहुत ज्यादा लोन में चल रहा है इस वजह से। लेकिन अब वही है कि कितने, 1, 2 और 3, और जब 3 कंपनियां होती हैं ना तो मनमानी तो करती हैं, इसीलिए आज आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं देखने को मिलते, आज आपको मनचाहे प्राइस देखने को मिलते हैं, वो मनचाहे प्राइस जो कंपनी चाहती है। और लगभग देखोगे इन तीनों के प्राइस एक जैसे रहते हैं, लगभग तीनों के प्राइस क्या रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। एयरटेल और जियो का तो मान लो 60 गांठी है तो आपस में मिले ही है, इन दोनों का प्राइस लगभग एक जैसा रहता है। तो इस कारण से आज मजबूरी है कि आपको 5G के नाम पे, उसके नाम पे 350 का रिचार्ज, 400 का रिचार्ज आपको करवाना पड़ता है। आपको मजबूरी बन जाता है कि आपको इंटरनेट का ऐसा लत लगा दिया गया है कि आपको इंटरनेट के लिए कोई ऐसा नहीं है जो 300 के नीचे का रिचार्ज करता है। लगभग लोग क्या करते हैं, 300 के ऊपर का रिचार्ज करते हैं। अब केवल स्टूडेंट जो है उनको भी करना पड़ता है, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, उनको भी 300 400 के 300 के ऊपर वाला रिचार्ज ही करना पड़ता है। जो ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स वो करते हैं, तो यहाँ परेशान किया है इन लोगों ने। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। कोई डाउट है क्या? ये इसकी पूरी हिस्ट्री थी। फिर हम बात करते हैं क्या, डोमेन नेम की। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? तो जब आप ना किसी को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, समझना, जब आप अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तो मैंने बताया ना अभी, क्या आपने जाना कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, आईपी एड्रेसेस दिया करते हैं सभी को, सभी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस मिलता है जिससे वो इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो उसी के साथ साथ कौन होता है, डोमेन नेम सिस्टम भी होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम एक्ट्स एज द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के फोन बुक की तरह यह काम करता है। कैसे, मैं अभी समझाता हूं। इट कन्वर्ट्स डोमेन नेम लाइक google.com into IP एड्रेसेस दैट कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड, ठीक है। आप समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, आप जाते हो, आप google.com को सर्च करते हो, आप सरकारी रिजल्ट.com को सर्च करते हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सरकारी रिजल्ट.com को सर्च कर रहे हो। लेकिन कंप्यूटर की एक खास बात क्या है जानते हो, कंप्यूटर आपकी ये लैंग्वेजेस नहीं समझता। कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है ओनली 0 और 1 की भाषा। कंप्यूटर को मतलब है बाइनरी से, बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में होता है ओनली 0 एंड 1। तो कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है। तो अब वो समझे कैसे, वो क्या जाने कंप्यूटर की google.com क्या है, क्या जाने सरकारी रिजल्ट.com क्या है, ये सब क्या है, कंप्यूटर नहीं जानता। तो कंप्यूटर को क्या करता है, यहाँ डोमेन नेम सिस्टम लगा हुआ है। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है कि जब आप google.com को सर्च मारते हो ना, उस google.com को ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। आईपी एड्रेस क्या है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है। जैसे हमारे मैथ में ना हमारे मैथ में नंबर सिस्टम होता है ना, हमारे मैथ के नंबर सिस्टम में आपने क्या पढ़ा, आपने इंटीजर्स पढ़े, डेसिमल पढ़े ना, तो आपने अलग अलग हमारे मैथ में पढ़ा आपने, उसमें कई सारे नंबर के टाइप पढ़े आपने, इवन नंबर्स पढ़े, ऑड नंबर्स पढ़े, प्राइम नंबर्स पढ़े, कंपोजिट नंबर्स पढ़े, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। ऐसे ही कंप्यूटर का भी अपना नंबर सिस्टम है, जहां पे कंप्यूटर के 4 टाइप होते हैं। नंबर सिस्टम के कितने टाइप है, 4 टाइप है, 4 टाइप के नंबर होते हैं। एक होता है बाइनरी जहां केवल 0 और 1 होता है, एक होता है डेसिमल, क्या होता है, डेसिमल। इसमें आपका क्या होता है, डेसिमल में ये 0 से लेके ठीक है, ऑक्टल लिखना, पहले ऑक्टल समझो। बाइनरी होता है, बाइनरी के बाद क्या होता है, ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होता है, 0 से लेके 7 तक के डिजिट होते हैं, 0 से लेके 7 तक के डिजिट होते हैं, ठीक है। इसका ऑक्टल का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8। बेस क्या है बताऊंगा। बाइनरी का बेस होता है 2। ऐसे एक होता है डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है, कहां से, 0 से लेके 9 तक का डिजिट होता है डेसिमल में, टोटल होते हैं बेस 10। और एक होता है हेक्साडेसिमल।
ठीक है, हेक्साडेसिमल। इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 0 से लेकर के 15 तक, जहां 10 के बाद 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई और 15 को एफ के नाम से जाना जाता है। एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 15 मतलब एफ। इसका बेस क्या होता है? इसका बेस होता है 16। ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं कहाँ? आपके कंप्यूटर में। ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी में क्या होता है? केवल 0 और 1 यूज किया जाता है, जबकि ऑक्टल में आपका 0 से लेके 7 तक के सारे डिजिट यूज किए जाते हैं। इसका बेस 8 होता है। बेस 8 कहां से निकल के आ रहा है? 0 से अगर काउंट करना शुरू करोगे तो 7 तक में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर आप 0 से काउंट करना शुरू करोगे तो 9 तक में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, 10। तो बेस हो गया 10। अगर आप 0 से 15 तक काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 16, जो कि बेस क्या हो गया? 16। तो हेक्साडेसिमल में बेस कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। जहां मैंने बताया ना कि 9 तक तो नॉर्मल डिजिट्स हैं, लेकिन 10 से रिप्रेजेंट होने लगता है। 10 को लिखते हैं, ठीक है, 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई और 15 को एफ लिखकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर क्या यूज किया गया? ये आपका मैं बताऊंगा ये कौन सा आईपी एड्रेस है। मतलब आईपी एड्रेस 2 प्रकार के यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे ना आईपी एड्रेस वाइज। फिलहाल तो समझो ये कौन सा है? ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा वाला? ये डेसिमल वाला रिप्रेजेंटेशन। तो अब क्योंकि ये कंप्यूटर के का ही नंबर सिस्टम है, तो कंप्यूटर इसको आसानी से बाइनरी डेसिमल से किसमें कन्वर्ट कर लेगा? बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा, और कंप्यूटर समझ लेगा कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर के ही नंबर सिस्टम में है। जैसे आपके नंबर सिस्टम में अगर हमने क्या रख दिया? हमने डेसिमल में लिख दिया, तो उसको इंटीजर कन्वर्जन नहीं आता आपको, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हो आप ना, डेसिमल का इंटीजर कन्वर्जन या इंटीजर का डेसिमल कन्वर्जन आपको आता है। ऐसे ही कंप्यूटर को भी आता है कि उसका डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ये हम भी सीखेंगे आगे नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो भी google.com, सरकारी रिजल्ट.com या जितने .com है, जो भी आप इंटरनेट पे सर्च मारते हो, आप तो सर्च कर रहे हो इस तरीके से लैंग्वेज में लिख के, लेकिन कंप्यूटर तो ये जानता ही नहीं ना, तो कंप्यूटर के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कंप्यूटर के लिए क्या किया जाता है कि डोमेन नेम सिस्टम जो है ये इन सभी के लिए, इसीलिए इसको बोला गया कि एक फोन, इंटरनेट पर एक फोन बुक की तरह है, जो क्या करता है? जितने भी डोमेन नेम्स हैं जो इंटरनेट पर हैं, इन सभी का क्या कर रखा है? अपने पास आईपी एड्रेस बना के रखा हुआ है। आप जिसको कॉल करना चाहो, आप अगर डोमेन, आप google.com को सर्च करोगे, ये तुरंत क्या करेगा? google.com का आईपी एड्रेस दे देगा। किसको? इंटरनेट को, वो सॉरी आपके डिवाइस को। तो वहां से आपका google.com नहीं चलता, वहां से क्या चलता है? google.com का आईपी एड्रेस चलता है, और आपकी डिवाइस आकर यहाँ पे समझ जाती है। और आपकी जब डिवाइस समझ जाती है कि हाँ ये आईपी एड्रेस पाएगी, तो समझ जाएगी तो google.com है। मतलब इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ना, बाइनरी वगैरह में कन्वर्ट करके कंप्यूटर समझ लेगा। और उसके बाद हमें दिखाने के लिए, जब वो यहाँ पे आ जाएगा ना आईपी एड्रेस, तो हमें तो अगर ये आईपी एड्रेस दिखाई देने लगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या है किसका है। तो हमारे पास फिर से एक डोमेन नेम सिस्टम लगा हुआ है, हमारे डिवाइस वाला डोमेन नेम सिस्टम फिर से इसको गूगल, ये आईपी एड्रेस से google.com में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें google.com ही दिखाई देगा। हमने सर्च भी किया था google.com, हमें मिला भी google.com, लेकिन चला नहीं इंटरनेट पे। इंटरनेट पे चला है google.com का आईपी एड्रेस। किसने कन्वर्ट करके चलाया? किसने चलाया? डीएनएस ने, डोमेन नेम सिस्टम ने किया। कोई डाउट है क्या? ये होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। इसका पूरा काम समझ में आया ना, इसका डोमेन नेम सिस्टम का? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं डोमेन नेम सिस्टम के वर्क क्या क्या है। अभी बताया यूजर टाइप्स और डोमेन नेम। यूजर ये टाइप करेगा डोमेन नेम आपका, ठीक है। डीएनएस सर्वर फाइंड्स इट्स करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, और डीएनएस सर्वर्स क्या करेंगे? उन डोमेन नेम्स के ये जो आईपी एड्रेसेस है इन्हें फाइंड आउट करेंगे। यूजर ब्राउजर
कनेक्ट्स टू द दैट आईपी टू ओपन द वेबसाइट। ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर कनेक्ट करेगा आपके आईपी को ताकि वेबसाइट आपकी ओपन हो सके, जैसे google.com का, सरकारीरिजल्ट.com का, आपका इलाहाबाद का, किसी का भी ना, तो वो वेबसाइट आप ओपन कर सको उसके लिए ये कनेक्ट करता है आईपी एड्रेस। कौन? ब्राउजर। ब्राउजर डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा दिए गए आईपी एड्रेस से आपको कनेक्ट करता है, तब जाके वो वेबसाइट आप ओपन कर पाते। क्लियर हुआ? अभी आप ना यूज कर रहे थे बस, अब आप क्या सीख रहे हो, अब आप जान रहे हो कि वो यूज हो कैसे रहा है, वो काम कैसे कर रहा है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अब हम बात करते हैं डोमेन एक्सटेंशंस की। डोमेन एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो डोमेन एक्सटेंशंस में आपका जेनरिक डोमेन आ जाता है, कंट्री डोमेन आ जाता है। ये क्या होते हैं मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे सरकारी रिजल्ट के बाद क्या लिखा है, .com लिखा हुआ है। गूगल के बाद क्या लिखा हुआ है, .com लिखा हुआ है। असल में ये जो गूगल है ना सरकारी रिजल्ट .com, इसमें ये जो सरकारी रिजल्ट लिखा हुआ है, ये जो सरकारी रिजल्ट लिखा हुआ है, ये आपका है यूजर नेम। ये क्या है, यूजर नेम है। और यहां पे ये जो .com लिखा हुआ है ना, ये है आपका डोमेन। तो आपके यूजर नेम के साथ मिलाकर ये डोमेन मिलाकर आपका ये टोटल आपका एड्रेस बन रहा है, जिसपे आप डोमेन नेम एड्रेस बन रहा है, जिससे कि आप इंटरनेट पे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये आपका डोमेन नेम एड्रेस है। इस डोमेन नेम एड्रेस में क्या है, ये है आपका यूजर नेम और ये क्या है आपका डोमेन नेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना? ऐसे ही google.com में, google.com में यहां पर आप देखो, ये गूगल क्या है, ये आपका यूजर नेम है, ठीक है, यूजर नेम। और ये .com क्या है, ये आपका डोमेन है। और ये पूरा मिलाकर आपका क्या बन रहा है, डोमेन नेम। और डोमेन नेम में यहाँ पे ये आपका ये यूजर नेम हो गया और ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो आप देख सकते हो ये जेनेरिक डोमेन्स कौन होते हैं, जो जनरली आपको अलग अलग कामों के लिए बनाकर दिए गए हैं। जैसे अगर आपकी वेबसाइट कॉमर्शियल वेबसाइट है तो आपको क्या लेना चाहिए, .com लेना चाहिए। कॉमर्शियल मतलब बिजनेस वगैरह के लिए आप ले रहे हो। अगर आपकी कॉमर्शियल वेबसाइट है तो आपको .com लेना चाहिए। ये कैसे लिया जाता है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, कैसे आपके डोमेन नेम आप परचेस कर सकते हो, वो भी हम यहाँ से। .org कब लेना चाहिए, जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको .org लेना चाहिए। नेटवर्क सर्विसेज कब लेनी चाहिए, जब .net मतलब सॉरी .net कब लेना चाहिए, नेटवर्क सर्विसेज आप दे रहे हो तो, नेटवर्क से संबंधित अगर कोई सर्विस दे रहे हो तो .net लेना चाहिए। ऐसे ही अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपको क्या .edu लेना चाहिए, एजुकेशन का ना। यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज, अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित हो, अगर आपकी वेबसाइट गवर्नमेंट से संबंधित है क्या, .go होना चाहिए, GOV। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई कहा जाए कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, ट्रस्टेड है वगैरह वगैरह, आप जाओ पहले लास्ट में उसका देखो डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम .go है कि नहीं है, GOV है या नहीं है। अगर लास्ट वो भी, ये नहीं कि बीच में तो कुछ भी डाल दो, लास्ट में होना चाहिए। हमेशा डोमेन नेम कहाँ होता है, एकदम लास्ट वाला में। तो लास्ट वाला जो डोमेन है वही है मेन। तो अगर .gov है तो इसका मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट है। और जब आप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की जो वेबसाइट होती हैं उनके लिए क्या होता है, .mil होता है। तो अगर आपको किसी वेबसाइट पे .mil लास्ट में दिखे तो समझो कि ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। बात समझ में कि नहीं आया? लेकिन अगर आप किसी कंट्री स्पेसिफिक का डोमेन लेना चाहते हो तो आप लोगे .in फॉर इंडिया,
ना। तो यहाँ पे होता है ना .go.in, .go.in, गो मतलब क्या हो गया गवर्नमेंट, .in मतलब क्या हो गया इंडिया, कि इंडियन गवर्नमेंट का है, बस समझ रहे हैं। ऐसे .go.us होगा तो मतलब यूएस गवर्नमेंट का है, तो कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है लास्ट में ये डोमेन नेम, क्या .go.us। ये क्या हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूके, जानते हो। .jp मतलब किसका जापान का, AU मतलब किसका ऑस्ट्रेलिया का, CN मतलब किसका चाइना का, और सबसे खास .ai, .ai किसका एंगुला डोमेन का। ठीक है, इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ एक टीचर जी थे उन्होंने पढ़ाते हुए बोला था अपने उस पे क्लासेस में बोले थे कि .ai जो है मतलब एक ऐसा देश जो तुक्के से अमीर हो गया, तुक्के से। ये 19 समथिंग में इसने क्या किया, इस देश ने अपने इस पे एंगुला मैच कर रहा है, इसलिए इसने क्या किया था अपने देश का जो डोमेन नेम है .ai बनवाया था। और आप जानते हो आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, AI। और सबसे बड़ी खास बात जानते हो क्या है, अगर आप किसी देश का डोमेन नेम यूज करते हो तो आप जो डोमेन नेम ऐसे नहीं मिलता, डोमेन नेम आपको परचेस करना पड़ता है। तो जब आप किसी भी देश का डोमेन नेम खरीदते हो तो उसका काफी एक हिस्सा जो है ना उस देश को भी जाता है, जिस देश का आप डोमेन नेम खरीद रहे हो। अब भाई कौन नहीं खरीद रहा आज के समय में .ai, आज के समय में .ai कौन नहीं खरीद रहा है। आज के समय में बहुत सारी कंपनी, बड़े बड़े फर्म जो AI फर्म है वो सब क्या चाहते हैं .ai और .ai रखना चाहते हैं ताकि AI रिप्रेजेंट हो, कि लोग AI के बारे में सुनिए AI की वेबसाइट है, लेकिन वो जा किसका रहा है एंगुला डोमेन। ठीक है, ये इस कंट्री के पास जा रहा है, लोग भले ना जाने कि AI का मतलब ये कंट्री है, .ai मतलब इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है पेमेंट इसके पास जा रहा है बराबर। तो इसी को कहा जाता है कि ये तुक्के से अमीर हो गया, बहुत ज्यादा अमीर था नहीं लेकिन अब हो गया, लग गया तुक्का तो लग गया, किस्मत थी। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहां तक। फिर उसके बाद कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं, जैसे सिंप्लीफाइज इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट के यूजेस को सिंप्लीफाई करना कैसे किया जाए। नो नीड टू रिमेंबर न्यूमेरिक आईपी एड्रेसेस, आईपी। डोमेन क्या कर रहा है, डोमेन किस प्रकार से इंटरनेट को सिंप्लीफाई करवा रहा है। अच्छा एक बात समझो, आपको अगर अपने यूनिवर्सिटी के लिए वेबसाइट को सर्च करना है और अगर आप वेबसाइट का आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल के ना सर्च कर पाओ तो आप इमेजिन करो कि आपको सर्च करने के लिए क्या करना पड़ता है जानते हो, आपको ये वाले डोमेन नेम लिखने पड़ते हैं। आप अगर डोमेन नेम कह रहा हूं, आपको ये आईपी एड्रेसेस लिखने पड़ते हैं। ये आईपी एड्रेस लिखोगे तो google.com आएगा, ऐसे ही सरकारी रिजल्ट के लिए उसका अपना आईपी एड्रेस है, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए अपना आईपी एड्रेस है, जितनी वेबसाइट है सबका अपना आईपी एड्रेस है, और आपको सर्च क्या करना पड़ेगा आईपी एड्रेस सर्च करना पड़ेगा। सोचो कितनों की याद रखोगे, याद रख पाओगे। इसका मतलब इंटरनेट चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो बच्चे आज जाते हैं ऐसे कहते हैं कार्टून, और कार्टून आ जाता है, ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। कार्टून बोलने पे कार्टून नहीं आएगा, तब क्या आएगा कार्टून बोलना पड़ेगा। तो मतलब कुछ नहीं, तब आपको ये डोमेन नेम ये गूगल, पहले तो यूट्यूब ही ओपन करना मुश्किल हो जाएगा। यूट्यूब ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब के लिए का अपना ये आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो सबका आईपी एड्रेस लिखना बहुत मुश्किल है, तो ये डोमेन नेम सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए इंटरनेट को आसान बनाने में। ठीक है, इसी के माध्यम से इंटरनेट हमें बहुत आसानी से चलाने को मिल जा रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड्स नेम टू एड्रेस। ये क्या करता है, नाम से एड्रेस को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मैपिंग फॉर इंटरनेट डिवाइसेस, जिससे कि इंटरनेट डिवाइसेस की मैपिंग हो सके, मतलब पहचान की जा सके इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, नाम से जैसे google.com, गूगल के नाम से क्या कर रहा है, उसको एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। आपके नाम से आप क्या कर रहे हैं, आप यूट्यूब सर्च करो, यूट्यूब के नाम से उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब
ये पहचान करवा रही है। जो ढूंढने वाला आपका काम था ना कि आप याद करो यार यूट्यूब का डोमेन नेम और यूट्यूब का आईपी एड्रेस क्या है, मत याद करो, इसके पास ये अपने ये इसको आप बोलो यूट्यूब, ये ढूंढ के ला देगा, ये खुद ही ढूंढ लेगा। तो इसीलिए इसको बोले हैं क्या कि इंटरनेट पे क्या है, एक फोन बुक की तरह काम कर रहा है। फोन बुक का काम क्या होता है? फोन बुक का काम ये होता है ना, किस व्यक्ति का मोबाइल नंबर क्या है उसमें पूरा लिखा रहता है। कभी देखा है कुछ पुरानी मूवियों में कई बार फोन बुक वगैरह मिल जाए, या चिट्टी रोबोट देखा है, रोबोट वाली मूवी? रोबोट नहीं देखा है 2.0? कुछ लोग बहुत नालायक है यार, बहुत पुरानी मूवी है उसका, रजनीकांत वाला, नहीं देखे हो? चलो तो उसमें क्या है, वो क्या करता है, वो फोन बुक ही देता है ना उसको पढ़ने के लिए। वो कहता है पहले बुकें देता है पढ़ने के लिए, किताबें, कहता है पढ़, ऐसे करता है, पढ़ लिया, कहता पढ़ लिया, ठीक है अभी कुछ नहीं बोला, फिर फोन बुक उठा के दे दिया, लो इसको पढ़ो। इतनी मोटी किताब पढ़ लिया तो ऐसे फोन बुक दे दिया, फोन बुक ऐसे किया, हाँ पढ़ लिया, कहता है ऐसा करो पढ़ लिया। अब वो शौक में था, फिर वो किसी का नाम बोलता है, कहता है कि इनका नंबर बताओ, उनका नंबर, पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ है, उनका नाम, नंबर, एड्रेस सब बता देता है उस फोन बुक का तो लिखा हुआ था, तो वो फोन बुक था। ऐसे ही यहाँ पे फोन बुक की तरह ये काम कर रहा है। फिर आता है क्या, यूआरएल। यूआरएल क्या होते हैं भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। मतलब क्या है इसका, ये भी एक तरह का एड्रेस ही है। A URL is the address of a specific resources ना, और वेब पेज ऑन द इंटरनेट। URL क्या होता है? इंटरनेट की दुनिया में आपका जो वेब पेज है उसका जो स्पेसिफिकली जो पूरा कंप्लीट एड्रेस है ना, वो क्या है? URL है। वो कंप्लीट एड्रेस क्या है? URL है। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, जैसे आप आओ यहां पर, और आपने जब ये फ्लिपकार्ट पे आप आए, मैं फ्लिपकार्ट को सर्च कर लिया। अब आप समझना, इस फ्लिपकार्ट में ये जो पूरा का पूरा है ना, ये यूआरएल है। ये पूरा फ्लिपकार्ट का क्या है? यूआरएल है। ठीक है, इसको आप कॉपी करके रख लो, जब चाहोगे तब आओगे यहाँ पे पेस्ट करोगे और आपके सामने यही पेज फ्लिपकार्ट का खुल के आ जाएगा। इस पूरे यूआरएल में ये जो है, ये रहा आपका डोमेन नेम flipkart.com, क्योंकि कॉमर्शियल वेबसाइट है, .com हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहां पे आप देखोगे www लगा हुआ है। मैंने कहा था ना www के बिना कुछ भी चलने वाला नहीं है। हर चीज इस वेबसाइट को भी कहां जोड़ के रखा गया है? www से। असल में इस वेबसाइट को ढूंढ कर देने का काम कौन कर रहा है? www ही, उसी के पास ही मिल रहा है ये, ठीक है ना, उसी से लिंक है। और फिर यहाँ पे HTTPS, मैंने कहा था ना HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी वेबसाइट है उसको लाने और ले जाने का काम कौन कर रहा है? वो HTTP कर रहा है। इस वेबसाइट को लाने और ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट की तरह काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? HTTP कर रहा है। तो ये आपको हर वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक बात है, जो S लगा हुआ है, कुछ वेबसाइट में S लगा मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। जिन वेबसाइट में S ना लगा हो उन वेबसाइट पे आप जाने से थोड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश करना। क्यों? S का मतलब क्या है? सिक्योर। S का मतलब क्या है? सिक्योर। मतलब इन वेबसाइट्स को सिक्योरिटी दी गई है, ये लॉक्ड है, सिक्योर है, ठीक है। जबकि HTTP जो है वो बिल्कुल सिक्योर वेबसाइट्स नहीं है, वहां पे आपको वायरस वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलने को मिल सकता है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अगर आपने केवल HTTP पे गए, ऐसा नहीं कि HTTPS है तो पूरी तरह से, अरे हैक वो भी हो सकता है, हैकिंग प्रॉब्लम वहां भी आ सकती है, तो हैकर से कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन हाँ, ये फिर भी क्या है, नॉर्मली वायरस वगैरह उन सब चीजों से सिक्योर माना जाता है, सिक्योर वेबसाइट्स होती है। तो नॉर्मली अगर आपको किसी अननोन, पहली बात तो अननोन वेबसाइट पे आप जाओ ही मत, लेकिन अगर आप किसी अननोन वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, नाम से जाना चाहते हो या फिर जो ज्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है, तो कम से कम अगर जाना आपकी मजबूरी हो तो आप थोड़ा सा S देख लो, सिक्योरिटी लगी है या नहीं लगी। बाकी जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो नामी वेबसाइट्स हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह की वेबसाइट, इन सब में जाने में कोई डर नहीं है, वहां पे जा सकते। अब एक और वेबसाइट का नाम सर्च करके दिखाई देता हूँ, सरकारी रिजल्ट ना। तो ये कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिनका नाम हम सर्च करके उनके डोमेन नेम को दिखा देते हैं।
अभी देखो आया, तो ये देखो बिंग वगैरह आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो नहीं, हम सरकारी रिजल्ट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे इसका यूआरएल। ये इसका देखो पूरा यूआरएल हो गया। इस पूरे यूआरएल में क्या है, क्योंकि अभी हमने सरकारी रिजल्ट के मेन पे होम पेज पर ही है हम मेन, इस कारण से यहाँ पे क्या हो गया, सरकारी रिजल्ट .com ही इसका मेन है। इस पेज का यूआरएल कौन है, यही है, सरकारी एग्जाम .com, ठीक है, इसने रखा हुआ है। नाम में सरकारी रिजल्ट रखा है, लेकिन डोमेन में क्या रखा है, सरकारी एग्जाम .com, क्योंकि हमने एग्जाम वाले सेक्शन में शायद हम आए हैं क्या। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, www डॉट, ये हर जगह मिलेगा, और HTTPS भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कभी ध्यान भी नहीं दिया था कि सरकारी रिजल्ट जो करते हो वो क्या है, उसका डोमेन नेम क्या है, सरकारी एग्जाम, ठीक है, एग्जाम.com। अब ये तो हो गए आपका क्या, सब कॉमर्शियल वाले जो बिजनेस पर्पज से बने हैं। एक बार हम उसका सर्च कर लेते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। मैं देखो केवल नाम सर्च कर रहा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या डोमेन नेम होगा, और ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखो हमें हेल्प मिलेगा, नाम से ही हमें क्या मिल रहा है, डोमेन नेम सर्च करने की हेल्प मिल जा रही है, और उसके बाद वो लेके आ रहा है IP एड्रेस वगैरह का काम तो डोमेन नेम सिस्टम ही कर रहा है। देखो इसको जब हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ओपन किया, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ पे देखोगे ALLDU, ठीक है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यहाँ पे शॉर्ट में UNIV यूज कर लिया है, .ac.in, ठीक है, मेन क्या है, .in, इंडियन गवर्नमेंट का है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो स्लैश करके होम लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि आप इस डोमेन नेम के इस पेज पर हो, इस डोमेन नेम के इस पेज पर हो। मैंने बताया था ना, वेब पेजेस, एक वेबसाइट अकेली नहीं होती, वेबसाइट कुछ नहीं है जब तक उसमें वेब पेजेस ना हो, तो वहां पे मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं जिससे वो वेबसाइट होती है, ठीक है। तो आप अभी करंट टाइम पे कौन से में हो, आप होम पेज वाले, होम पेज पर हो आप, ठीक है, और बाकी सब चीजें वही हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे देखो एग्जाम, ये एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया, सॉरी, स्टूडेंट में जाते हैं, और स्टूडेंट में जाने के बाद आप एडमिशन में चले जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आप यूजी में चले गए, मान लो CVET में। अब आप यहाँ देखना, अब आप देखोगे तो ये देखो पेज नंबर, पेज चेंज हो गया, कौन सा पेज में, कहा P में, फिर ये फोल्डर्स नेम है, कहाँ पे वो पेज रखा हुआ है, P नाम का फोल्डर होगा, फिर वहां पे इस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये पेज है, पेज का नाम ये है एडमिशन, यहाँ पे स्पेस दे करके क्या क्या रखा है, ये 2000 इतना इतना, ठीक है, ये रखा हुआ है, ये पेज का आपके नाम है। तो आप किस पेज पे हो, जिस पेज पे जाते हो उस पेज का नाम आपको यहाँ पे स्लैश करके देखने को मिलता है। कोई डाउट है क्या? इसी से हर यूआरएल यूनिक हो जाता है, क्योंकि हर वेबसाइट का अपना जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक होता है। आपको एक जैसा डोमेन नेम दोबारा, जो डोमेन नेम किसी और को दिया जा चुका है वो डोमेन नेम दोबारा किसी और को नहीं दिया जा सकता। तो डोमेन नेम तो आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया सबसे, तो आपकी वेबसाइट तो सबसे यूनिक हो गई। और वेबसाइट में आप कौन सी जगह पे जाते हो, किस पेज पर जाते हो, हर पेज का नाम यूनिक करना जिम्मेदारी उनकी है जो वेबसाइट बना रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, हर पेज का अपना डिफरेंट नाम रखेंगे, डिफरेंट लोकेशन पे रखेंगे। अगर नाम सेम भी रखना है तो लोकेशन डिफरेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या, हर एक वेब पेज का जो यूआरएल है वो क्या होता है, यूनिक बन जाता है। मान लो इन्होंने सेम इसी नाम का एक और वेब पेज बना रखा है, या सेम इसी नाम का वेब पेज किसी और ने भी अपनी वेबसाइट में बना रखा है, लेकिन उसका डोमेन नेम तो चेंज हो जाएगा। अगर मान लो इन्होंने ही बना रखा, तो इनका डोमेन नेम भी सेम हो गया, और ये भी सेम हो गया, पेज नेम भी सेम हो गया, लेकिन ये बीच का एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो कुछ भी चेंज हो जाएगा तो आपका यूआरएल क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से आपका यहाँ पे ये काम करता है। कोई डाउट है क्या यूआरएल के लिए? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो स्पेसिफाई करता है आपके रिसोर्स को कि आपका वेब पेज किस जगह पर रखा हुआ है, इंटरनेट पर आपको ये कहां से मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तो ये हम समझते हैं, इट टेल्स द ब्राउजर वेयर टू फाइंड द रिसोर्स एंड हाउ टू एक्सेस इट। ये क्या काम करता है, किसकी बात हो रही है, यूआरएल की बात हो रही है ना। ये क्या काम करता है, तो ये बताता है ब्राउजर को कि आप जिस रिसोर्स को ढूंढने के लिए आए हो वो कहां मिलेगा, कैसे एक्सेस करना है। ब्राउजर, अब ब्राउजर क्या है, ब्राउजर वही है जिसपे अभी मैंने सर्च किया, जहां पे मैं लिखकर सर्च कर रहा हूं,
जहां जो मुझे इंटरनेट पर किसी भी फाइल या किसी वेबसाइट या इंटरनेट को एक्सेस करने की या इंटरनेट को यूज करने का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है वो ब्राउजर। ब्राउजर के माध्यम से हम इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, ये इंटरफेस का काम करता है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्च करके ब्राउजर नहीं लाता, उसके लिए होता है सर्च इंजन। अभी हम ब्राउजर सर्च इंजन सब में डिफरेंस भी समझेंगे आगे कि ब्राउजर का काम क्या है, हमें इंटरफेस प्रोवाइड करना, जिससे कि हम इंटरनेट पे जो भी चीजें उनको सर्च कर पाते हैं और हम उसको देख पाते हैं, हमारे सामने वो विजिबल हो पाता है। ठीक है। और यूआरएल इसीलिए क्या करता है, हेल्प करता है रिसोर्स को और एक्सेस करने में आपके ब्राउजर को। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ यूआरएल, यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें होती है यूआरएल में। तो आपका जो यूआरएल होता है ना, इसमें देखिए ये एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस ये क्या हो गया, प्रोटोकॉल है। क्या करता है, डिफाइंस हाउ टू एक्सेस। ठीक है ना, ये डिफाइन करता है कि आपको कैसे एक्सेस करना है, किस प्रकार से आपको उस यूआरएल को या उस रिसोर्स को, जो भी आप सोर्स पे जाना चाहते हो, उस सोर्स को आप कैसे एक्सेस कर पाते हो, किसको बताता है, ब्राउजर को। ठीक है। फिर यहाँ पे कौन आता है, www.neelit.go.in। हम नीलिट का क्यों लिए, क्योंकि हम नीलिट का ही कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हम नीलिट के बारे में एग्जाम्पल लेते हैं। तो www क्या है, बताया था ना, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना, इसी के माध्यम से सारी चीजें कनेक्ट होती है, सारे वेब पेजेस आपके, सारी वेबसाइट्स कनेक्ट होती है। यहाँ पे neelit.com.go.in है, मतलब नीलिट क्या है, एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जो हमें अब बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आपको पता चल रहा है। डोमेन नेम क्या है इसका, तो यहाँ पे देखो, वेयर रिसोर्स इज होस्टेड, जिस जगह पर ये नीलिट रखा हुआ है या नीलिट का ये पेज रखा हुआ है वही इसका रिसोर्स है। ठीक है ना, ये रिसोर्स ये पूरा बता कौन रहा है, क्या रहा है, ये डोमेन नेम बता रहा है, मतलब कि आपका रिसोर्स कहाँ रखा हुआ है ये बता रहा है। बात समझ रहे, किसको बता रहे हैं, ब्राउजर को, जिससे कि ब्राउजर उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, ले आ पाए हमारे। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये यहां तक का पता चला ना, और उसके बाद क्या बात है, स्टूडेंट्स, ये स्लैश स्टूडेंट्स क्या है, पाथ है, क्या स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक पेज और फाइल ऑन द वेबसाइट। अब इस वेबसाइट पे तो आप पहुंच गए, इस इतने यूआरएल के माध्यम से आप वेबसाइट पे तो पहुंच गए, लेकिन उस वेबसाइट पर कहां जाना है आपको, तो स्टूडेंट सेक्शन में जाना है, स्टूडेंट पेज पर जाना है, ये आपको बता रहा है स्टूडेंट पेज। किसी एक पेज को स्पेसिफाई कर रहा है, क्योंकि उस वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस होंगे, तो आप किस पेज पर हो, आपको किस पेज में जाना है, या यूजर ने किस पेज की डिमांड कर रखी है, वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन। इसीलिए पेज का नाम हमेशा क्या होता है, जो भी आप वेब पेज बनाते हो उस वेब पेज का नाम हमेशा उसके काम से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वेब पेज कोई खोल के नहीं देखता है, पहले देखता है क्या, वेब पेज का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, हाँ इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स की डिटेल होगी, तब जाके वो उस वेब पेज को ओपन करेगा। तो आपको पहले उसका नाम ही क्या रखना है, रिलेटेड रखना है, कि उसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन रखी हुई है। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो ये रहा पेज आपका, जिससे पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का पेज है। यहाँ देखो दिया हुआ है सिंपल सा कि ये क्या है, प्रोटोकॉल है। ये www क्या है, ये ना इंडिकेट कर रहा है वेब पेजेस को, कि ये वेब पेजेस हैं। ये बीच का ये जो सर्कल क्या है, डॉट, ये सेपरेटर है, जो सेपरेट कर रहा है किसको, आपके वेब पेज को, मतलब www को, और यहाँ पे ये जो आपका डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम को सेपरेट कर रहा है, डोमेन एड्रेस को। और इस पूरे डोमेन एड्रेस में क्या, ये है आपका डोमेन नेम, और ये आपका क्या है, वेब एड्रेस। ठीक है ना, कह सकते हो, या ये यूजर नेम है, और ये आपका मेनली कौन है, मेन डोमेन नेम। कोई डाउट है, समझ में आया। फंक्शन क्या है इसके, आइडेंटिफाइज एंड लोकेट्स अ रिसोर्स ऑन द वेब। वेब पर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है या लोकेट करता है आपके रिसोर्सेस को, कि आपके रिसोर्सेस किस जगह पे, कौन कर रहा है, यूआरएल। यूआरएल आपको बता रहा है कि आपकी जो रिसोर्सेस हैं, ये जो स्टूडेंट्स नाम का, ये स्टूडेंट्स क्या है, रिसोर्स है। तो ये जो रिसोर्स है आपका स्टूडेंट्स, वो किस जगह पर लोकेटेड है आपका, उसकी पहचान करवाना, उस जगह के बारे में बताना किसका काम है, यूआरएल का। देखो ये पूरा यूआरएल है, ठीक है, पूरा एड्रेस। वर्क्स विथ वेब ब्राउजर्स टू ओपन वेब पेजेस, ये वेब ब्राउजर्स के साथ वर्क करता है, किस लिए,
वेब पेजेस को ओपन करने के लिए, जिससे कि हम वेब पेजेस को ओपन करके उसमें रखी हुई इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। कोई डाउट है यहां तक? किसी कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूआरएल के बारे में हम लोग कल समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और आज का टाइम हमारा ओवर हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और आगे भी जो ऑनलाइन वाले हैं आगे भी वीडियोस पढ़ते रहेंगे, जितने भी इंटरनेट का पूरा जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक आपको मिलेगा यहाँ पे क्लास बाय क्लास, लेक्चर बाय लेक्चर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ठीक है।